तो अब हम बात करते हैं परावर्तन गुणांक की। परावर्तन गुणांक, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट तथा परावर्तन ये गलत लिख दिए, ये होगा पारगमन गुणांक। पारगमन गुणांक तो परावर्तन गुणांक, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट तथा पारगमन गुणांक, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की वैल्यू हम ज्ञात कर लेते हैं। तो हमने कहा क्षेत्र 1, तो देखो एक बार चित्र में देख लेते हैं हम। तो देखो यहाँ से हुआ आपतन और इस विभव प्राचीर से टकराकर हो सकता है परावर्तन। ये हो गई हमारी आई इंसिडेंट और ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड। अब पारगमन जो होगा वो इससे आगे होगा, ये जो विभव प्राचीर है इससे आगे, तो इस तरफ जो जाएगा वो डिनोट करेगा ट्रांसमिशन। तो हमने कहा क्षेत्र 1 तथा क्षेत्र 3 के लिए तरंग फलनों ψ1 तथा ψ2 का उपयोग कर प्रायिकता धारा घनत्व J इक्वल्स टू H क्रॉस 2m आयोटा साई स्टार डी साई अपॉन डी एक्स माइनस साई डी साई स्टार डी एक्स। यहाँ साई स्टार क्या है? साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, सम्मिश्र संयुग्मी है। तो हमने कहा ज्ञात करने पर हम पाते हैं कि J इक्वल्स टू वी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, J इक्वल्स टू वी सी स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि क्षेत्र 1 में कण का वेग v है, क्षेत्र 2 में कण का वेग v है। दोनों क्षेत्रों में कण का वेग जो है वो समान रहता है। समान क्यों रहता है? क्योंकि चित्र में हम देखें, जैसा ये माध्यम है वैसा ही क्या होगा, ये माध्यम होगा। तो इस स्थिति में कण का वेग जो है वो समान रहता है। या दूसरे शब्दों में हम कहना चाहें तो क्षेत्र 1 तथा क्षेत्र 2 में वी एक्स इक्वल्स टू 0 है। वी एक्स इक्वल्स टू 0 इसका मतलब कण पर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा। तो इस स्थिति में कण जो है वो नियत वेग से गति करता है। अब हमने कहा परावर्तन गुणांक को हम परिभाषित करें तो परावर्तन गुणांक R परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व की तीव्रता तथा आपतित धारा घनत्व की तीव्रता का अनुपात होता है। तो इसका मतलब R इक्वल्स टू जे रिफ्लेक्टेड अपॉन जे इंसिडेंट इक्वल्स टू वी मोड ऑफ बी स्क्वायर वी मोड ऑफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी मोड ऑफ बी स्क्वायर अपॉन मोड ऑफ ए स्क्वायर। समीकरण 18 से बी अपॉन ए का मान रखकर तथा कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एल्फा ए इक्वल्स टू 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एल्फा ए का उपयोग करके और हम हल करें तो R की वैल्यू हमें प्राप्त होती है के स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एल्फा ए प्लस के स्क्वायर एल्फा स्क्वायर, जहाँ के क्या है? के स्क्वायर इक्वल्स टू 2m एम ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर तथा एल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 2m वी जीरो माइनस ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। तो ये के की और एल्फा की वैल्यू यहाँ रखकर हमने इसे हल किया तो R की वैल्यू आती है 1 प्लस 4e वी जीरो माइनस ई अपॉन वी जीरो स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एल्फा ए का होल इनवर्स या पूरी की पावर -1। इसको हमने समीकरण 21 से डिनोट कर दिया। तो ये आ गई हमारी परावर्तन गुणांक। परावर्तन गुणांक या रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। अब हमें ज्ञात करना है पारगमन गुणांक। तो पारगमन गुणांक T पारगमित प्रायिकता धारा घनत्व की तीव्रता तथा आपतित प्रायिकता धारा घनत्व की तीव्रता का अनुपात होता है। इसका मतलब T इक्वल्स टू जे ट्रांसमिटेड अपॉन जे इंसिडेंट V मोड ऑफ सी स्क्वायर अपॉन V मोड ऑफ ए स्क्वायर या C अपॉन ए का स्क्वायर। तो C अपॉन ए का मान हम ऊपर से लिख लेते हैं। ऊपर से लिखा तो T की वैल्यू आ गई 4k स्क्वायर एल्फा स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एल्फा ए प्लस 4k स्क्वायर एल्फा स्क्वायर। अब वापस k और एल्फा की वैल्यू रख देते हैं। के स्क्वायर इक्वल्स टू 2m ए अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर तथा एल्फा की वैल्यू एल्फा स्क्वायर की वैल्यू 2m वी जीरो माइनस ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। रखकर इसे हल करें तो t की वैल्यू आ गई 1 प्लस वी जीरो स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एल्फा ए अपॉन 4e वी जीरो माइनस ई की पावर -1। इसको हमने समीकरण 22 से डिनोट कर दिया। अब समीकरण 21 और 22 से हम देख रहे हैं यदि हम इन दोनों समीकरणों को ऐड कर देते हैं तो R प्लस टी इक्वल्स टू प्राप्त होता है 1। ठीक है, तो देखो वहाँ जो इक्वेशन थी वो थी हमारे पास R के लिए कितनी थी? R के लिए था के स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एल्फा ए अपॉन
के स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एल्फा ए प्लस 4 स्क्वायर एल्फा स्क्वायर। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो हमें मिला r प्लस टी इक्वल्स टू 1, अर्थात प्रायिकता फ्लक्स जो है यह संरक्षित रहता है। इस विवेचना से एक महत्वपूर्ण परिणाम यह प्राप्त होता है कि जब कण की कुल ऊर्जा E विभव प्राचीर की ऊंचाई v से कम है तब भी कण के क्षेत्र 3 में पारगमन की कुछ धनात्मक प्रायिकता रहती है। ठीक है, हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि यदि E v0 से कम है, E जो है वो v0 से कम है, तो उस स्थिति में हमारे पास ये जो वैल्यू है इसका कुछ नंबर आता है। ठीक है, तो अब इसको यदि हम हल करें तो ये जो वैल्यू आएगी ये एक में ऐड हो जाएगी, एक में ऐड होकर इसको हम हल करेंगे तो वैल्यू जो आएगी ये कुछ आती है, मतलब 0 नहीं आती, 0 से बड़ी आती है। तो यही हमने लिखा है कि इसकी कुछ धनात्मक पारगमन की कुछ धनात्मक प्रायिकता होती है। ठीक है, तो परंतु चिरसम्मत यांत्रिकी ये कहती है कि हमारे पास क्षेत्र 3 में कण के मतलब कण के पाए जाने की संभावना 0 होती है, या उसकी प्रायिकता जो है वो 0 होती है। तो चूंकि क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार क्षेत्र 3 में पारगमन की कुछ धनात्मक प्रायिकता होती है, तो इसे प्राचीर भेदन या रोधिका भेदन या सुरंग प्रभाव कहते हैं, सुरंगन प्रभाव, टनल इफेक्ट कहते हैं। इस प्रभाव की पुष्टि एल्फा 6 तथा अन्य कई परमाणुवीय तथा नाभिकीय घटनाओं में होती है। ठीक है, अब एक बार हम चित्र से समझते हैं इसको। हमने कहा ये चित्र है हमारा। अब कण की ऊर्जा इतनी नहीं है कि ये कूद कर, क्योंकि E इज लेस देन V0 की बात कर रहे हैं, तो कण की जो ऊर्जा है वो इस V0 से कम है, तो उसके पास इतनी ऊर्जा है नहीं कि वो कूद कर कहाँ चला जाए, क्षेत्र 3 में चला जाए। तो वो क्या करेगा, कण जो है वो इसके अंदर से, इस विभव प्राचीर में से सुरंग बनाते हुए और इस तरफ पार होगा। तो इस प्रभाव को हमने क्या नाम दे दिया, इस प्रभाव को हम सुरंगन प्रभाव कहते हैं। ठीक है, इसे प्राचीर भेदन या रोधिका भेदन या सुरंगन प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव की पुष्टि एल्फा 6 तथा अन्य कई परमाणुीय घटनाओं से होती है। अब हमने कहा यदि लिमिट E अटेंड्स टू 0 है, मतलब कण की ऊर्जा जो है वो 0 के बराबर है, तो उस स्थिति में T इक्वल्स टू 0 तथा R इक्वल्स टू 1 प्राप्त होता है। तो हम T को देख लेते हैं। हमने E इक्वल्स टू 0 रखा, E इक्वल्स टू 0 रखते ही ये टर्म इन्फिनेटिव। ठीक है, 1 प्लस इन्फिनेटिव टोटल इन्फिनेटिव की पावर -1, तो T इक्वल्स टू कितना हो गया, 0। जब T इक्वल्स टू 0 है तो उस स्थिति में R इक्वल्स टू कितना होगा, 1 के बराबर होता है। तो ये हमने यहाँ दिखा दिया। जब लिमिट E अटेंड्स टू 0 है, अर्थात E की वैल्यू 0 के लगभग बराबर है, तो उस स्थिति में पारगमन गुणांक का मान अत्यल्प होता है, या पारगमन की प्रायिकता नगण्य होती है। अर्थात यदि कण की ऊर्जा अत्यल्प है तब पारगमन की प्रायिकता नगण्य होती है। इसी प्रकार हमने कहा लिमिट E अटेंड्स टू V0, अर्थात E की वैल्यू जो है वो V0 के बराबर है, तो इस स्थिति में एल्फा A अटेंड्स टू 0। एल्फा क्या था, एल्फा हमारे पास था, स्क्वायर की बात करें 2m V0 माइनस E अपॉन H क्रॉस स्क्वायर। तो जब ये बराबर है तो एल्फा की वैल्यू लगभग 0 के बराबर होती है, तो एल्फा A अटेंड्स टू 0। इस स्थिति में साइन हाइपरबोलिक एल्फा अटेंड्स टू एल्फा A। तो हमने ये वैल्यू ऊपर रख ली, यहाँ पर, यहाँ एल्फा A रखा और इसको हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया। सॉल्व किया तो T की वैल्यू, T लिमिट E अटेंड्स टू V0 1 प्लस m V0 A स्क्वायर अपॉन 2h क्रॉस स्क्वायर -1 जो है वो प्राप्त होती है। यहाँ m V0 A स्क्वायर अपॉन 2h क्रॉस स्क्वायर विभव प्राचीर या विभव रोधिका की अपारदर्शिता ओपेसिटी का माप है। विभव प्राचीर की चौड़ाई a तथा ऊंचाई V0 बढ़ाने पर t का मान कम होता जाता है। यदि विभव प्राचीर की चौड़ाई को हम इंक्रीज कर दें तो कण की ऊर्जा जो है वो उसमें सुरंग बनाते बनाते ख़त्म हो जाती है, तथा ऊंचाई बढ़ाने पर भी क्या होगा, सुरंगन प्रभाव जो है वो कम हो जाएगा,
या पारगमन की प्रायिकता जो है वो कम हो जाएगी। यदि अल्फा ए इज़ मच ग्रेटर देन 1, तो साइन हाइपरबोलिक अल्फा इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1/2 ई रेज टू पावर अल्फा ए। ठीक है, अल्फा ए 1 से बहुत बड़ा है, तो उस कंडीशन में जो ई की पावर माइनस अल्फा ए टर्म थी ये अप्रोक्सीमेट 0 के बराबर हो जाएगी। तो टर्म हमारे पास बची 1/2 ई रेज टू पावर अल्फा ए। ये वैल्यू हमने रखी, तो पारगमन गुणांक टी इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1 प्लस वी जीरो स्क्वायर ई रेज टू पावर 2 अल्फा ए 16 ई वी जीरो माइनस ई की पावर -1। इसका मतलब ये हो गया कि वी जीरो का मान बहुत बड़ा है, चौड़ाई भी ज़्यादा है और वी जीरो का मान भी अधिक है। तो इस स्थिति में टी का मान जो है ये कम हो जाता है। तो यहाँ से निकाल लिया टी इक्वल्स टू 16 ई वी जीरो माइनस ई अपॉन वी जीरो स्क्वायर ई रेज टू पावर -2 अल्फा ए। ठीक है, तो ये कैसे निकाला? देखो ये जो टर्म है हमारी अल्फा ए इज़ मच ग्रेटर देन 1, तो इस स्थिति में इसकी वैल्यू बहुत अधिक होगी, तो इसके कंपैरिजन में एक को हम नेगलेक्ट कर देंगे और -1 था तो इसको उल्टा करके लिख देंगे। तो टी इज़ अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 16 ई वी जीरो माइनस ई वी जीरो स्क्वायर ई रेज टू पावर -2 अल्फा ए। तो इस स्थिति में टी का मान अत्यल्प होता है। तो अब ये टर्म माइनस में आ गई, माइनस का मतलब अल्फा ए इज़ मच ग्रेटर देन 1, तो इस स्थिति में ई रेज टू पावर 2 अल्फा ए का मान बहुत ज़्यादा होगा और नेगेटिव होने के कारण ये कैसे लिखी जाएगी? ई रेज टू पावर 2 अल्फा ए। तो अल्फा ए बहुत बड़ा है, तो इस टर्म का मान बहुत बड़ा होगा, तो ये जो टोटल टर्म है ये कम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि इस स्थिति में टी का मान अत्यल्प होता है। तो अब टी का मान अत्यल्प हो गया, तो हम कह रहे हैं एक परिमित चौड़ाई ए तथा ऊंचाई v0 के विभव प्राचीकार रोधिका के लिए E इज लेस देन v0 की स्थिति में क्षेत्र 1, 2, 3 में तरंग फलन चित्रानुसार है। क्षेत्र 1 की समतल तरंग का आयाम यद्यपि क्षेत्र 2 में चर घातांकीय रूप से कम होता है, फिर भी परिमित चौड़ाई वाले विभव प्राचीर के क्षेत्र 3 में तरंग के पारगमन की कुछ धनात्मक प्रायिकता अवश्य होती है, जिसे हमने यहाँ चित्र में प्रदर्शित किया है। क्षेत्र 1 के अंदर ये कण का तरंग फलन है साई1। अब क्षेत्र 2 के अंदर ये चर घातांकीय रूप से कम होता है तथा क्षेत्र 3 में जो है ये पारगमन की कुछ धनात्मक प्रायिकता होती है। ठीक है, तो क्षेत्र 3 में हम देख रहे हैं कि प्रायिकता जो है वो क्षेत्र 1 से क्षेत्र 3 में कण के पाए जाने की प्रायिकता कम होती है।